स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस को हम दो लेक्चर में डिवाइड करेंगे। इस लेक्चर में हम एरर एनालिसिस से रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें होंगी वो सारी की सारी बातें क्लियर करेंगे, और सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से नीट में क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सेकंड लेक्चर में आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अब एरर एनालिसिस की। तो इस चैप्टर को समझने से पहले एरर एनालिसिस को समझने से पहले हम दो टर्म्स का मतलब समझेंगे। पहली टर्म है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी को आप कैसे समझेंगे? इस वर्ड का मतलब क्या है? देखो, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस प्लॉट का जो एरिया है वो सपोज मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर है। इस प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है? 100 मीटर स्क्वायर इसका एक्चुअल एरिया है। एक्चुअल एरिया कितना है इसका? 100 मीटर स्क्वायर। सपोज मुझे इस प्लॉट को सेल आउट करना है, इसको बेचना है। अब जो भी बंदा इसको ख़रीदेगा सबसे पहले क्या करेगा? आकर वो इसको मेज़र करेगा, चेक करेगा क्या ये 100 मीटर स्क्वायर है या नहीं। तो सपोज़ एक बंदा इसको मेज़र करने आया और उसने इसका एरिया मेज़र किया। मान लेते हैं A1 मेज़र किया उसने 99.92 मीटर स्क्वायर, यानी इसने थोड़ी सी गलती की, इसने इसका एक्चुअल एरिया मेज़र नहीं किया। फिर हमने इसको नहीं बेचा, कोई दूसरा बंदा आया, उसने इसका एरिया मेज़र किया 99.82 मीटर स्क्वायर। इसने भी थोड़ी बहुत गलतियाँ की, इसने भी एक्चुअल इसका एरिया नहीं मेज़र किया। फिर तीसरा बंदा आया, उसने इसका एरिया मेज़र किया सपोज 99.72 मीटर स्क्वायर। इसने भी इसका एक्चुअल एरिया मेज़र नहीं किया, इसने भी थोड़ी बहुत मिस्टेक की। वहीं चौथा बंदा आया, उसने इसका एरिया मेज़र किया 100.20 मीटर स्क्वायर। इसने भी थोड़ी बहुत गलती की, इसने भी थोड़ा सा ज़्यादा मेज़र कर दिया। ठीक है, यानी कोई भी बंदा आएगा, इसका एरिया जो अगर कोई भी बंदा मैनुअली इस प्लॉट का एरिया मेज़र कर रहा है तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उससे गलती ज़रूर होएगी, एक्चुअल एरिया मेज़र नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए मशीन्स वगैरह बनाई जाती है, इसलिए डिवाइसेस बनाई जाती है। डिवाइस क्या करती है? वो एक्चुअल मेज़र करती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को एक्चुअल मेज़र करती है। ठीक है, मैनुअली हम थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं। यानी ये सारी की सारी हमारे पास कौन सी वैल्यू है? ये सारी की सारी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू, क्लियर? ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या हुई? मेजर्ड वैल्यू। अब समझते हैं हम एक्यूरेसी का मतलब। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम ये जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। बात समझ में आ रही है? ये जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। इसमें देखो सबसे करीब वाली वैल्यू कौन सी है? सबसे करीब वाली वैल्यू है हमारे पास A1 99.92 मीटर स्क्वायर, यानी इसने बहुत ही थोड़ी सी मिस्टेक की। ये सबसे करीब वैल्यू है, इसको राउंड ऑफ करके हम 100 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसने बहुत थोड़ी सी गलती की, यानी हमारे पास मोर एक्यूरेट वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? ये मोर एक्यूरेट वैल्यू, इसने थोड़ी ज़्यादा गलती की, ये थोड़ी सी लेस एक्यूरेट वैल्यू है। इसने और ज़्यादा गलती की, ये और लेस एक्यूरेट वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? यानी हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, कितने नियरेस्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया? हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज हाउ क्लोज आवर measured value to the actual value
वैल्यू। हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। इन सब में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, जो एक्चुअल वैल्यू के जितने करीब रहेगी वही हमारी मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी। क्लियर है बात। तो एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइन एज हाउ क्लोज आवर मेजर्ड वैल्यू टू दी एक्चुअल वैल्यू। क्लियर है, आप इसको नोट कीजिएगा। अब हम एक दूसरी टर्म का मतलब समझेंगे। दूसरी टर्म है हमारे पास प्रिसिशन। प्रिसिशन को हम देखो, इसको भी हम बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर देंगे। प्रिसिशन यानी प्रिसाइज वैल्यू। प्रिसिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रिसिशंस को भी हम इसी एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा सकते हैं। तो प्रिसिशंस क्या है, प्रिसिशंस में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के, हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है एक दूसरे के कितने करीब है। बात समझ में आ रही है। देखो एक्यूरेसी में क्या है, एक्यूरेसी में हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। बात समझ में। इनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, इनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू वो होगी जो हमारी मेजर्ड वैल्यू के सबसे करीब होगी। क्लियर। तो सबसे करीब वैल्यू कौन सी है हमारी, A1। A1 इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू A2। क्लियर है बात। तो एक्यूरेसी तो क्लियर होगी। एक्यूरेसी में हम मेजर्ड वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल वैल्यू से। अब बात आती है प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या है, प्रिसिशन में हम ये देखेंगे कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है ये एक दूसरे के कितने करीब है। बात समझ में आ रही है। प्रिसिशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है एक दूसरे के कितने करीब है। A1 A2 के कितने करीब है, A2 A3 के कितने करीब है, A3 A1 के कितने करीब है। क्लियर है बात। तो प्रिसिशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक दूसरे के कितने करीब है, यानी दो बंदे एक दूसरे से कितने करीब है, दो बंदों का मेजरमेंट एक दूसरे के मेजरमेंट से कितना करीब है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन, प्रिसाइज वैल्यू। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास क्या है, प्रिसाइज वैल्यू, एक दूसरे के बहुत चारों की चारों वैल्यू लगभग एक दूसरे के करीब है। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, प्रिसाइज वैल्यू। तो प्रिसिशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के कितने करीब है, और एक्यूरेसी को कि हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। क्लियर है बात। तो प्रिसिशन को कैसे डिफाइन करेंगे, it is defined as how close our measured value to each other। हमारी मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के कितने करीब है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एरर की। व्हाट इज एरर, एरर क्या है, एरर के बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग लगाएंगे एरर। व्हाट इज एरर, कोई भी मिसहैपनिंग मेजरमेंट के दौरान, कोई भी मिसहैपनिंग अगर हो रही है, कोई भी गड़बड़ी हो रही है मेजरमेंट के दौरान, बात समझ में आ रही, एनी मिसहैपनिंग अकर ड्यूरिंग मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एरर। अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं और कोई गड़बड़ी हो गई, बात समझ में आ रही, मेजरमेंट लेने में कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, उस दौरान क्या होगी, हम मेजरमेंट को थोड़ा बहुत 19-20 या तो ज़्यादा मेज़र कर देंगे या कम मेज़र कर देंगे, यानी उसमें एक गलती आ जाएगी, यानी एक एरर उसके अंदर आ जाएगी। क्लियर है बात। तो एरर को कैसे डिफाइन करेंगे, एनी मिसहैपनिंग अकर ड्यूरिंग मेजरमेंट के दौरान जो भी मेजरमेंट के अंदर गड़बड़ी आ रही है, दैट इज कॉल्ड एरर। क्लियर है बात। तो एनी मिसहैपनिंग अकर ड्यूरिंग measurements is called an error। कोई भी मिसहैपनिंग, कोई भी गड़बड़ी हो रही है मेजरमेंट के दौरान, तो उस गड़बड़ी को हम क्या कहेंगे, उस गलती को क्या कहेंगे, एरर कहेंगे।
ठीक है, जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो हो सकता है एक एग्जांपल के तौर पर सपोज मैं इस वाइट बोर्ड की लेंथ को मेज़र कर रहा हूँ, तो वाइट बोर्ड की लेंथ को मेज़र करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जिसकी वजह से हम लेंथ को गलत मेज़र कर सकते हैं। सपोज़ मेरे मेज़र करने का तरीक़ा अलग हो, मैं बहुत टाइट करके मेजरिंग टेप को मैं बहुत टाइट करके मेज़र कर रहा हूँगा, तो हो सकता है क्या होगा, जब मैं टाइट करके इसको मेज़र करूँगा तो लेंथ इसकी थोड़ी सी कम मेज़र हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मेजरिंग टेप है वो थोड़ा सा खिंच जाएगा। जब हम उसको देखेंगे उसमें कैलिब्रेशन तो इक्वल गैप पर है ना, जब हम इसको बहुत टाइट करके मेज़र करेंगे तो क्या होगा, हमारा इस वाइट बोर्ड की जो लेंथ होगी वो थोड़ी सी कम आ जाएगी, थोड़ी बहुत, है ना। हो सकता है मैं इसको बहुत लूज़ करके मेज़र कर रहा हूँ, मेजरिंग टेप को मैं बहुत लूज़ करके पकड़ रहा हूँ, तब मैं इसकी लेंथ मेज़र कर रहा हूँ। उस दौरान क्या होगा, उस दौरान ये होगा कि हाँ मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा मेज़र कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है। यानी मेजरमेंट के दौरान कोई भी, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल्स लिया, कोई भी मिस्टेक्स हो सकती है, कोई भी गलतियाँ हो सकती है, उस गलती को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितनी तरह की होती है, तो हमें कौन कौन सी एरर पढ़नी है उनके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, ये मेरी बात सुनो, ये एक फिक्स्ड एरर होती है। क्या होती है, फिक्स्ड एरर, यानी ये हमेशा आपकी फिक्स रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी ये एरर आपकी आएगी ही आएगी मेज़रमेंट के दौरान। अगर आप कोई भी मेज़रमेंट ले रहे हैं तो फिक्स एरर वहाँ पर रहेगी ही रहेगी। एक फिक्स एरर रहेगी, या यूनिफॉर्म एरर कहते हैं इसको, या फिक्स एरर कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है हमारे पास, इट इज़ ए फिक्स्ड एरर और इट इज़ अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ एरर। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। इट इज़ पहले बात कर लेते हैं, इट इज़ अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ एरर। यूनिफॉर्म टाइप ऑफ एरर, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म, एक फिक्स एरर है, यानी ये एरर हमेशा आएगी ही आएगी। क्लियर। और किसकी वजह से आएगी, मेरी बात सुनो, इट अकर्स ड्यू टू, अच्छा किसकी वजह से, ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो सकती है, ये एरर किसकी वजह से, ये फिक्स तरह की एरर किसकी वजह से हो सकती है। एक तो ये हो सकती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होने की वजह से आपकी सिस्टमेटिक एरर हो सकती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब समझ लीजिए, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लेकर आए मेज़र करने के लिए, ठीक है, सपोज़ मुझे इस वाइट बोर्ड की लेंथ को मेज़र करना था, मैं एक मार्केट से एक मेजरिंग टेप ख़रीद कर लाया, और वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना हमारे पास, वो मेजरिंग टेप के अंदर एक एरर है, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसके अंदर। हो सकता है जब वो मैन्युफैक्चर कर रहा हो, मैन्युफैक्चर के दौरान हो सकता है उसकी जो कैलिब्रेशन हो उसका 1 इंच, हो सकता है उसका 1 इंच थोड़ा सा ज़्यादा बनाया गया हो सकता है ना। जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी भी मेजरिंग डिवाइस को, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, उस दौरान हो सकता है कि हमारा मेजरिंग टेप थोड़ा सा ज़्यादा, उसका जो 1 इंच है वो थोड़ा सा ज़्यादा, 1 इंच का गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो, यानी 1 इंच के बजाय वो कितना मेज़र कर रहा हो, 1.001 इंच मेज़र कर रहा हो, यानी एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर हो सकती है, वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत बना हुआ हो आपका। बात समझ में आ रही है। तो एक इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी, अगर वो इंस्ट्रूमेंट से आप 50 बार भी इसकी लेंथ मेज़र करेंगे, हमेशा 0.001 इंच की एरर ज़रूर आएगी। क्लियर है बात। जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही एरर है, कोई भी बंदा आकर मेज़र करें, जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है, इंस्ट्रूमेंट आपकी गलत मेजरमेंट ही बताएगा। क्लियर है बात। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, दूसरी हो सकती है, एक तो यूनिफॉर्म एरर किसकी वजह से हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी ये फिक्स रहेगी भाई, यूनिफॉर्म एरर है, ये इंस्ट्रूमेंट आपका गलत बना हुआ है, उसके अंदर एरर है। कोई भी हम कितना ही एक्यूरेट मेजर कर लें, उसके अंदर जब एरर है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है, तो हमारे मेजरमेंट में भी गलती ज़रूर आएगी। क्लियर है बात। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से यूनिफॉर्म एरर यानी सिस्टमेटिक एरर हो सकती है। दूसरी, इट अकर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी हो सकती है वे ऑफ मेजरिंग।
हो सकता है हमारे मेज़र करने का तरीका गलत हो। मैं सपोज़ इसकी लेंथ जो मेज़र कर रहा हूँ, सपोज़ मेरी एक आदत है, मेरी आदत ये है कि सपोज़ मैं टाइट, मैं जो मेजरिंग टेप है उसको बहुत खींच कर मेज़र कर रहा हूँ, बहुत टाइट उसको पकड़ कर मेज़र कर रहा हूँ इसकी लेंथ को, तो क्या होगा, मेज़रमेंट इसकी जो लेंथ होगी वो थोड़ी सी कम ही आएगी हमेशा। बात समझ में आ रही है? मेरे मेज़र करने का तरीक़ा, मेरे मेज़र करने के तरीक़े की वजह से एक यूनिफॉर्म एरर इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसकी लेंथ के अंदर, इस वाइट बोर्ड की लेंथ के अंदर आ जाएगी, यानी वे ऑफ मेजरिंग की वजह से भी यूनिफॉर्म एरर हो सकती है। कोई दूसरा बंदा है सपोज़, उसको हम 10 बार कह रहे हैं, उसके अंदर हो सकता है उसकी आदत ये हो कि हो सकता है वो बहुत लूज पकड़ रहा हो, बहुत ढीला पकड़ रहा हो मेजरिंग टेप को, तो और उसकी लेंथ मेज़र कर रहा हो, इस वाइट बोर्ड की लेंथ मेज़र कर रहा हो, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी इंच टेप या जो भी मेजरिंग टेप है वो क्या बताएगा, थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ ही बताएगा। बात समझ में आ रही? थोड़ी बहुत ज़्यादा लेंथ आएगी लूज़ पकड़ने की वजह से, यानी थोड़ी बहुत एरर आ जाएगी इसके मेज़रमेंट के अंदर। बात समझ में आ रही? यानी वे ऑफ मेजरिंग की वजह से एक एरर आ सकती है। क्लियर है बात? तीसरी, इट अकर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू वे ऑफ मेजरिंग। तीसरी हो सकती है हमारे पास, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे पास यहाँ पर। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, एक वे ऑफ मेजरिंग हो सकती है, और तीसरी होती है हमारे पास पर्सनल एरर। एक पर्सनल एरर की वजह से यूनिफॉर्म एरर यानी सिस्टमैटिक एरर आ सकती है। पर्सनल एरर को समझते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू। पर्सनल एरर क्या है? हो सकता है मैं इसको मेज़र कर रहा हूँ या कोई भी इसकी लेंथ को मेज़र कर रहा है, तो उसके अंदर एक पर्सनल एरर हो सकता है, उसकी आईसाइट वीक हो। आईसाइट वीक होने की वजह से वो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क कर रहा हो, सब कुछ ठीक ठाक उसने पकड़ रखा है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर भी नहीं है, उसका मेज़र करने का तरीका भी सही है, लेकिन उसके अंदर एक उसकी आईसाइट वीक है, उसकी पर्सनल एरर है, उसकी बॉडी के अंदर एरर है, उसकी पर्सनल एरर है। आईसाइट वीक होने की वजह से वो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क कर रहा हो, थोड़ा बहुत गलत मेज़र करके हमें वैल्यू दे रहा हो, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, वे ऑफ मेजरिंग हो सकती है, पर्सनल एरर हो सकती है। क्लियर? यूनिफॉर्म एरर कौन कौन सी हो सकती है हमारी? यूनिफॉर्म एरर में हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलती आएगी ही आएगी, आप 50 बार मेज़र कर लो अगर इंस्ट्रूमेंट गलत बना हुआ है। ठीक है, वे ऑफ मेजरिंग हमारे मेज़र करने का तरीका, अगर हम उसको सुधारेंगे नहीं, अगर हमारा तरीका वही रहेगा टाइट करने का, हम बहुत ही मेजरिंग टेप को बहुत टाइट करके मेज़र कर रहे हैं तो इसका मेजरमेंट कम आएगा, लूज करके मेज़र कर रहे हैं तो मेजरमेंट ज़्यादा आएगा। अगर हम अपने वे ऑफ मेजरिंग को नहीं इम्प्रूव करेंगे तो यूनिफॉर्म तरह की एरर यानी एक सिस्टमैटिक एरर आएगी हमारे मेजरमेंट के अंदर। पर्सनल एरर, आईसाइट हमारी वीक हो सकती है जिसकी वजह से हम सही मेजरमेंट नहीं पढ़ पा रहे हों, तो तब भी हमारी सिस्टमैटिक एरर आ सकती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं सेकंड एरर की तरफ, आप इसको नोट कीजिएगा। सेकंड एरर है हमारे पास रैंडम एरर। ठीक है, एक हो गई हमारी सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर किन किन वजह से हो सकती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से सिस्टमैटिक एरर आ सकती है। ठीक है, वे ऑफ मेजरिंग की वजह से हमारी सिस्टमैटिक एरर हो सकती है, और पर्सनल एरर की वजह से हमारी सिस्टमैटिक एरर हो सकती है। दूसरी हमारे पास है रैंडम एरर। सेकंड हमारे पास कौन सी एरर है? रैंडम एरर। ये ऐसी एरर है जो अचानक से मेजरमेंट के दौरान आ जाए, यानी कोई भी इर्रेगुलरिटीज़ मेजरमेंट के दौरान अगर आ जाए, उस दौरान एक एरर आ जाएगी हमारे मेजरमेंट के अंदर, उस एरर को हम क्या कहेंगे? रैंडम एरर। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। रैंडम एरर यानी अचानक से कोई एरर आ जाए। सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज हार्ट बीट का। हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 60 to 100 के बीच में होती है हमारी हार्ट बीट, है ना। BPM हमारी हार्ट बीट, नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट कितनी होती है? 60 to 100 BPM यानी बीट पर मिनट, यानी हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कना चाहिए नॉर्मल बंदे का? 60 से 100 के बीच में। ठीक है, इतना हमारी हार्ट बीट होती है नॉर्मल, एक नॉर्मल पर्सन की। अब मैं बात
किसकी बात कर रहा हूँ, रैंडम एरर की। अचानक से एरर आएगी हमारी मेजरमेंट के दौरान, अचानक से एक एरर अगर आ जाती है, उस एरर को क्या कहते हैं, रैंडम एरर। तो समझते हैं रैंडम एरर का एग्जांपल। मैंने आपको समझाया हमारी जो हार्ट बीट होती है तकरीबन 60 to 100 BPM होती है, यानी बीट पर मिनट होती है, ठीक है। अब सपोज एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, नॉर्मल बंदा है और वो उसने हार्ट बीट मेजर की, सपोज उसकी 70 के आसपास, 70 BPM हार्ट बीट है, क्लियर। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी है उसकी, 70 BPM है। अब अचानक से क्या हुआ, अचानक से अभी ये ठीक ठाक था, अचानक से मान लेते हैं बंदा क्या कर रहा था, ये क्लास बंक कर रहा था, क्लास बंक कर रहा था ये बंदा। उस दौरान इसकी जो हार्ट बीट थी वो 70 BPM थी। अब अचानक से क्लास बंक करते हुए कहीं घूम रहा था, किसी के साथ जा रहा था, और अचानक से क्या होता है, इसके फादर आ जाते हैं। इसके फादर देख लेते हैं इसको, ये क्लास बंक कर रहा है। जैसे ही अपने फादर को देखता है तो क्या होता है, इसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अचानक से अभी 2 सेकंड पहले जब तक इसने अपने फादर को नहीं देखा था, इसकी हार्ट बीट कितनी थी, 70 BPM थी। जैसे ही इसने अपने फादर को देखा, इसकी तेज़ इसका दिल धड़कने लगा बहुत तेज़ी के साथ। इसकी हार्ट बीट जो है तकरीबन मान लेते हैं 110 BPM हो गई, 110 BPM हो गई। अब जैसे ही अपनी हार्ट बीट मेजर करेगा, कितनी दिखाएगा, अभी तो कुछ देर पहले तो कितनी थी, 70 BPM, जब मस्त चिल घूम रहा था, ठीक है। जैसे ही इसने अपने पापा को देखा, अपने फादर को देखा, तो इसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 110 हो गई। यानी एकदम से मेजरमेंट के दौरान एकदम से क्या हुआ, 2 सेकंड के अंदर जैसे निगाह पड़ी फादर के ऊपर, इसकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई। यानी एकदम से मेजरमेंट में क्या आ गई, एरर आ गई। इस तरह की एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। यानी कोई भी इरेगुलरिटीज़ अगर आ जाती है मेज़रमेंट के दौरान, तो मेज़रमेंट में एक एरर आ जाती है, उस एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। एक तो हार्ट बीट का एग्जांपल हो गया, एक बीपी, और अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको, ब्लड प्रेशर है ना। ब्लड प्रेशर का एग्जांपल एक अच्छा सा एग्जांपल है। सपोज आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, आपने नॉर्मल अपना ब्लड प्रेशर मेज़र किया, जो भी था, ठीक है, नॉर्मल। सपोज आपका ब्लड प्रेशर मान लेते हैं 70 के आसपास, ठीक है, जो भी है, अभी mmHg में हम मेज़र करते हैं बीपी ब्लड प्रेशर को। सपोज आपका ब्लड प्रेशर कितना था, 70 के आसपास। एक जस्ट एग्जांपल, इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। सपोज आपका जो ब्लड प्रेशर था 70 था। अब क्या हुआ, अचानक से आपको किसी ने आके बहुत तेज़ गाल पर एक चाटा मार दिया, क्लियर। तो अचानक से क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा जैसे ही आता है हमारा बीपी हाई हो जाता है। बोलते हैं ना, जब इंसान को गुस्सा आता है, इसका बीपी हाई हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर हाई होकर मान लेते हैं, जस्ट एग्जांपल 100 हो गया, ठीक है। अभी 2 सेकंड पहले आपका बीपी कितना था, 70 था ब्लड प्रेशर आपका। जैसे ही आपको किसी ने अचानक से रैंडम बहुत तेज़ी से आपके चाटा लगा दिया, उस दौरान आपका एकदम से बीपी हाई हो गया, आपको गुस्सा आया। उस दौरान क्या हुआ, आपका बीपी 70 से बढ़कर कितना हो गया, 100 हो गया। जस्ट सपोज एग्जांपल, इस वैल्यू पर मत जाना, ठीक है। ऐसा होता है आपकी डेली लाइफ में, ऐसा होता है अक्सर, क्लियर। तो अचानक से क्या हुआ, आपका बीपी हाई हो गया, अचानक से आपके मेजरमेंट में एक एरर आ गई, आपका मेजरमेंट 70 से कितना हो गया, 100 हो गया। आपका बीपी 70 से कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर एक इसका अच्छा एग्जांपल है रैंडम एरर का। तो रैंडम एरर आपको समझ में आई होगी, कोई भी इरेगुलरिटीज अचानक से अगर मेजरमेंट के दौरान आ जाती है, तो वहाँ पर एक एरर आती है, उस एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसके बारे में, एनी, ठीक है, लिख लेते हैं रैंडम एरर। इट अकर्स when suddenly irregularities it occurs when suddenly irregularities comes in the measurement, ठीक है। तो रैंडम एरर का एक सिंपल सा एग्जांपल्स भी हो गया आपका। एग्जांपल्स में क्या हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट बीट,
ये सारे हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, रैंडम एरर। और आप अचानक से और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम आपको। आप मेजरमेंट ले रहे थे, सपोज आप छत के ऊपर मेजरमेंट ले रहे थे, जाकर किसी चीज़ की लेंथ वगैरह मेजर कर रहे थे, अचानक से आंधी तूफान आ जाए, अचानक से बारिश आ जाए, ठीक है, अचानक से बारिश आ जाने की वजह से क्या हो सकता है, आप थोड़ा बहुत मेजरमेंट में गलती कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। उस एरर को हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं हम आप लोगों को साइंस से रिलेट कराकर, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक आयरन की रॉड है, एक आयरन की रॉड है हमारे पास, ठीक है, एक आयरन की रॉड है हमारे पास, और मान लेते हैं इसको हमने हीट किया। हमने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने पर क्या होता है, कोई भी मेटल हीट करने पर थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। ये हमारे पास एक हॉट आयरन की रॉड है ना, हमने इसको हीट किया हुआ एक, ये हॉट आयरन की रॉड है। अब हम इस हॉट आयरन की रॉड को हम मेज़र कर रहे हैं किसी मेजरिंग टेप से, है ना। मेजरिंग टेप से सपोज मैंने इसकी लेंथ मेज़र की, सपोज इसकी 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आई। ये हॉट है, सपोज इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर है। अब क्या हुआ, अचानक से बारिश आ गई। अचानक से क्या हुआ, बारिश आ गई। बारिश आने की वजह से ये ठंडी हो गई। बारिश आने की वजह से क्या हो गई, ये ठंडी हो गई। अब कोई भी चीज़, जैसे ही किसी भी बॉडी का, किसी भी मेटल का टेम्परेचर जब हम डाउन करते हैं तो श्रिंक हो जाती है। तो ठंडी होने के बाद क्या हो जाएगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से हम जब मेज़रमेंट लेंगे, हो सकता है इसका मेज़रमेंट 99.1 सेंटीमीटर दिखाए। क्लियर है बात। यानी किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से, किसी भी इर्रेगुलरिटीज़ की वजह से, किसी भी इर्रेगुलरिटीज़ के आने की वजह से, किसी भी इर्रेगुलरिटीज़ के आने की वजह से जो अचानक से एक एरर आती है हमारे मेज़रमेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं हम। ये रैंडम एरर की बात हो गई, ठीक है। तीसरी एरर लेते हैं हम, लीस्ट काउंट एरर। देखो इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है हमारे पास, लीस्ट काउंट एरर। इसको बहुत आसानी से आप लोगों को समझाते हैं। तो लीस्ट काउंट एरर क्या है हमारे पास, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या है, लीस्ट काउंट एरर को समझने से पहले आपको एक टर्म का मतलब समझना पड़ेगा। लीस्ट काउंट क्या होती है, लीस्ट काउंट, व्हाट इज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के बारे में आप समझिए पहले। देखो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं एक छोटी सी एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ लीस्ट काउंट की। द मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय any measuring instrument is called its least count। लीस्ट काउंट क्या समझ में आई, इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा। द मिनिमम मेजरमेंट, कम से कम मेजरमेंट, टेकन बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। यानी हम किसी भी मेजरमेंट से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम कितना मेज़र कर सकते हैं, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कम कितना मेज़र कर सकते हैं, उस कम से कम वाले मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। एग्जाम्पल तो ज़रूरी है, एग्जाम्पल को लेकर हम बात करते हैं। हमारे पास एक नॉर्मल स्केल होता है ना, मेजरिंग स्केल सब लोगों के पास होता है, ठीक है, वही ज्योमेट्री वाला स्केल। अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं, आपके पास कैलिब्रेशन बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह के कैलिब्रेशन होते हैं। 0 1 2 3 4, है ना। 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल होता है आपके पास, वही मैंने बनाया है यहाँ पर। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इस स्केल से आप कम से कम कितना एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं, इस स्केल से आप कम से कम कितना मेज़र कर सकते हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, कम से कम कितना एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इस स्केल के अंदर देखो, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है और बीच में 10 कैलिब्रेशन होते हैं,
10 कैलिब्रेशन, ये कैलिब्रेशन कितने का होता है, एक कैलिब्रेशन के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। बात समझ में आ रही है? यानी हम इस स्केल से कम 1 मिलीमीटर एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी हम इस स्केल से 1 मिलीमीटर, कम से कम 1 मिलीमीटर हम इससे एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो कम से कम इस स्केल से हम कितना मेज़र कर सकते हैं, एक, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना ही मेज़र कर सकते हैं, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम इस मेजरिंग स्केल से हम कितना मेजरमेंट ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर। तो इस मेजरिंग स्केल की लीस्ट काउंट कितनी हुई, 1 मिलीमीटर हुई इसकी लीस्ट काउंट। समझ में आ रही बात? तो लीस्ट काउंट कितनी हुई इस मेजरिंग स्केल की, लीस्ट काउंट कितनी हुई मेजरिंग स्केल की, पूछा जाता है एग्जाम्पल में, आपको एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है, मेजरिंग स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 mm। यानी हम इससे 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, है ना। 1 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है बात? यानी लीस्ट काउंट कितनी होगी इसकी, 1 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में अगर हम बात करना चाहें, 1/10 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा हम इससे एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। यानी इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो गई, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो मेजरिंग स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है, 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर में। अच्छा, अब मेरी बात सुनो और सुनो। अब मुझे 1 मिलीमीटर से भी कम मेज़र करना है। बात समझ में आ रही? 1 मिलीमीटर से कम मेज़र करना है और एक्यूरेट मेज़र करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेजरिंग स्केल तो हमारा ये वाला स्केल तो फेल हो गया, ये तो 1 मिलीमीटर कम से कम एक्यूरेट बता सकता है। तो हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के पास जाएंगे, किसी दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पास जाएंगे। तो दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस के अंदर है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ये हमारे पास, ये भी एक स्केल होता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक स्केल, वर्नियर स्केल लिख दो, वर्नियर स्केल, ठीक है। ये भी क्या मेजर करता है, ये भी हमारा मेजरमेंट ही करता है, डायमीटर वगैरह मेजर करता है। किसी भी चीज़ का, किसी भी बहुत ही पतले से वायर का डायमीटर जो हम मेज़र करते हैं, किससे मेज़र करते हैं, वर्नियर स्केल से मेज़र करते हैं, ठीक है। ये आपको आपके स्कूल वाले इसको प्रैक्टिकल वगैरह भी कराएंगे, हम भी आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। तो वर्नियर स्केल कुछ देखने में इस तरह का होता है। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक वर्नियर स्केल है, ठीक है। वर्नियर स्केल कुछ, ये तो हमारे पास एक नॉर्मल स्केल होता है, इसमें ये हमारा मेन स्केल होता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग स्केल होता है। इसके ऊपर क्या होता है, एक स्लाइडिंग स्केल होता है। आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इसके ऊपर एक स्लाइडिंग स्केल होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। स्लाइडिंग स्केल होता है, अच्छा इस तरह से, ठीक है। वर्नियर स्केल का डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पर। ये स्लाइडिंग स्केल होता है, बीच में क्या होता है, मेन स्केल। मेन स्केल तो नॉर्मल ही स्केल होता है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग स्केल। इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मेन स्केल के ऊपर वही कैलिब्रेशंस होते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इस तरह से। अच्छा, अब इस तरह का मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर का डायग्राम बुक में बना होता है, ठीक है। हम आपको एक्चुअल में दिखा भी देंगे वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं हम, इसके बीच में जॉज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास मूवेबल जॉज है। ये हमारे पास एक जॉ इसमें क्या होता है, मूवेबल जॉ होता है, और एक फिक्स जॉ होता है। यानी इसको हम मूव करा सकते हैं, इसको मूव कराकर हम यहाँ मिला सकते हैं, और इसके बीच में हम क्या, कोई वायर वगैरह रख सकते हैं। जैसे ही वायर इसको दोनों साइड से, जब ये जॉ आपस में मैच, जब इन दोनों जॉज को हम आपस में मैच करेंगे, तो क्या, ये उस वायर के डायमीटर को मेज़र करेंगे। उस वायर के डायमीटर को हम इसके ऊपर, स्केल के ऊपर रीडिंग वगैरह देखेंगे, तो उस वायर के डायमीटर को हम बता सकते हैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। बहुत पतले वायर को भी, बहुत पतले वायर का डायमीटर भी हम इससे मेज़र कर सकते हैं वर्नियर स्केल से। अच्छा, कितना भाई,
मेरा मतलब क्या है, लीस्ट काउंट समझाना है, ये डायग्राम समझाना नहीं है, ठीक है। इसको तो हम अलग से डिटेल में देखेंगे, इसके ऊपर कोई डिटेल में वीडियो डालेंगे वर्नियर कैलिपर की, हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है। बहरहाल अच्छा, तो वर्नियर कैलिपर से हम बहुत कम मेजरमेंट ले सकते हैं। इससे हम 1 मिलीमीटर का, ये जो एक छोटा सा मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा मेज़र कर सकते हैं हम वर्नियर स्केल से। वर्नियर स्केल से हम क्या मेज़र कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर का। तो अगर मैं बात करता हूँ वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट LC लिख देते हैं शॉर्टकट में, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल एग्जाम में पूछी जाती है, कितना, 1 मिलीमीटर का भी हम 10वां हिस्सा मेज़र कर सकते हैं। बात समझ में आई, वर्नियर कैलिपर से हम 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मेज़र कर सकते हैं, यानी 1/10 मिलीमीटर। क्लियर है बात, 1/10 मिलीमीटर हम इससे मेज़र कर सकते हैं। यानी इसकी लीस्ट काउंट कितनी हुई, मिलीमीटर में बात कर लेते हैं, 0.1 mm। क्लियर, 0.1 mm वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी हुई, 0.1 mm हुई। अच्छा, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर में करना चाहते हैं अगर हम इसको, तो इसको 10 से और डिवाइड कर देंगे, 0.1 डिवाइडेड बाई 10, यानी हो जाएगी 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर में वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.1 mm, और सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट कितनी होती है वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर स्केल की, 0.01 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा मेज़र कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा हम इससे मेज़र कर सकते हैं, एक्यूरेट। क्लियर है बात। अच्छा, और आगे चलते हैं। तो याद करना, स्केल की, मेजरिंग स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और स्केल है, अगर मुझे यानी वर्नियर कैलिपर से हम 0.01 सेंटीमीटर एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इससे भी कम मेज़र करना हो, यानी 0.1 mm से भी कम मेज़र करना हो, 0.1 mm से भी कम मेज़र करना हो, तो फिर दूसरा स्केल आ जाता है हमारे पास, दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, उसका नाम है स्क्रू गोज, ठीक है। स्क्रू गोज की बात करें, स्क्रू गोज से हम कम से कम कितना मेज़र कर सकते हैं, स्क्रू गोज से हम 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर का 100वां पार्ट, यानी 1 मिलीमीटर इतना सा होता है, इसके अंदर इसको 100 पार्ट में डिवाइड करो, उस 100वें पार्ट को हम एक्चुअल मेज़र कर सकते हैं स्क्रू गोज से। उसका डायग्राम एक रफली बनाकर दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उसका डायग्राम जो होता है रफली कुछ इस तरह का, ये हमारे पास स्क्रू गोज का एक रफली डायग्राम, ये हमारे पास फिर से यहाँ पर मेन स्केल होता है, उसके ऊपर भी एक स्लाइडिंग स्केल होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको स्लाइड करते हैं, इस तरह से स्लाइड करते हैं, ठीक है। इसको स्लाइड करके आगे पीछे स्लाइड करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बहुत ही पतले वायर का डायमीटर हम इससे मेज़र कर सकते हैं। जब इसको स्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास, ये जो इसका ठीक है, इसका फॉरवर्ड वाला पोर्शन से ये आकर इस वाले पोर्शन से, इस वाले जॉब से मिल जाता है, और इसके बीच में हम वायर वगैरह रखते हैं यहाँ पर। तो वायर का डायमीटर यहाँ पर जब हम कैलिब्रेशंस वगैरह बने होते हैं, रीडिंग देखते हैं, तो हम इसका डायमीटर, बहुत पतले वायर का डायमीटर हम इससे मेज़र कर सकते हैं। स्क्रू गोज का एक रफली डायग्राम बनाया, इस डायग्राम पर आप मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। हमारा काम, मैं तो आपको लीस्ट काउंट समझा रहा हूँ, यानी स्क्रू गेज से हम कम से कम कितना मेजरमेंट ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर का 100वां पार्ट भी एक्चुअल मेज़र कर सकते हैं। यानी इसकी लीस्ट काउंट, कम से कम मेजरमेंट लेना, कम से कम मेजरमेंट क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होगी स्क्रू गेज की, 1/100 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर। क्लियर है बात, 1/100 मिलीमीटर। अच्छा, 1/100 मिलीमीटर यानी 0.01 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में बात करें तो लीस्ट काउंट कितनी हो गई स्क्रू गेज की, 0.01 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 10 से और डिवाइड कर देंगे, तो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर में 0.01 डिवाइडेड बाई 10, ये सेंटीमीटर में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0.001 सेंटीमीटर।
ये हुई हमारे पास बात लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट क्या होती है? द मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, तो 3 चीज़ों की लीस्ट काउंट तो आपको हमेशा याद रखनी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं हमारे पास? कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक तो हमारा नॉर्मल स्केल हो गया। नॉर्मल स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है? 1 mm। 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है? 1 mm का भी 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है, यानी 0.01 सेंटीमीटर। और उससे भी कम अगर मेजर करना है, यानी हमें अगर मेजर करना है 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, 100वां पार्ट, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आया हमारे पास? स्क्रू गेज, है ना, स्क्रू गोज। स्क्रू गोज से हम 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा मेजर कर सकते हैं, यानी 1/10 mm यानी 0.1 mm, या फिर सेंटीमीटर में तो 0.0, इस तरह लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले स्केल की बात कर लेते हैं। स्केल की लीस्ट काउंट कितनी है? लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग स्केल 1/10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। ठीक है, स्केल की। उसके बाद वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास? वो एक, देखो वो 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा या 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा यानी ये कह सकते हैं 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा या 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा, यानी 1/100 सेंटीमीटर यानी 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट किसकी हुई? वर्नियर स्केल की। उसके बाद स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कितनी होगी? स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट होगी हमारे पास, ये 1 सेंटीमीटर का, ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा मेजर कर सकता है, 1/1000 सेंटीमीटर यानी 0.001 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमने बात कर ली यहाँ पर इन तीनों की लीस्ट काउंट की। क्लियर है बात? स्केल की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल की 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गोज की 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट। ये आपके एग्जामिनेशंस वाइवे वगैरह में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसकी लीस्ट काउंट वगैरह। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लीस्ट काउंट एरर की। व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर? तो लीस्ट काउंट, इतनी देर से हम ये बातें कर रहे थे यार, इसका समझाने का मकसद क्या था? हमें क्या पढ़नी है? लीस्ट काउंट एरर पढ़नी है। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होती है? मेरी बात सुनिए आप बिल्कुल ध्यान से। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल स्केल था 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हम कम से कम कितना मेजरमेंट ले सकते थे? एक्चुअल कम से कम ले सकते थे 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा एक्चुअल मेज़र कर सकते थे हम इससे। अच्छा, जब 10वां हिस्सा मेज़र कर सकते, अगर हम इससे भी यानी 1 मिलीमीटर से कम मेज़र करना चाहें, अगर इसी स्केल से 1 मिलीमीटर से भी हम सपोज 0.1 मिलीमीटर अगर हम मेज़र करना चाहें इससे, तो हम क्या इधर उधर एक अंदाज़ा लगाएंगे, हाँ थोड़ा सा इधर होगा, है ना, 0.1 मिलीमीटर बिल्कुल जस्ट इधर होगा। बात समझ में आ रही है? यानी इधर उधर मतलब एक हम अंदाज़ा लगाकर मेज़रमेंट लेंगे। हमारे पास एक छोटा सा 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर का गैप है, तो इसकी अगर हम 0.01 मिलीमीटर अगर मेज़र करना होगा, तो ये 1 मिलीमीटर है, तो कहीं यहाँ पर थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाएंगे ना। तो इस दौरान क्या होगा, जब हम ये मेज़रमेंट ले रहे हैं, बहुत लीस्ट काउंट से कम मेज़रमेंट ले रहे हैं, उस दौरान क्या होगा, हम एक्चुअल मेज़रमेंट नहीं ले पाएंगे, यानी थोड़ा बहुत या तो ज़्यादा मेज़र कर लेंगे या थोड़ा बहुत कम मेज़र कर लेंगे। उस दौरान क्या है, एक एरर आ जाती है मेज़रमेंट के अंदर। तो उस मेज़रमेंट के अंदर जो एरर आती है, उस एरर को क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। समझ में आई आप लोगों को? क्या है हमारे पास, अगर हम सिंपल सी लीस्ट काउंट एरर को समझ लेते हैं, अगर हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसकी लीस्ट काउंट से कम मेज़र कर रहे हैं, तो उस दौरान हम एक्चुअल मेज़रमेंट नहीं ले पाएंगे, थोड़ी बहुत गलती करेंगे इधर उधर, तो उस गलती को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इसको लिख लेते हैं, इसकी एक डेफिनेशन को तरीके से, ठीक है। when we take
the measurement by any measuring instrument blow their least count, उसकी लीस्ट काउंट से भी कम अगर मेजरमेंट ले रहे हैं, then an error occur. This error is called least count error. उस एरर को हम क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट एरर कहेंगे। नोट कीजिएगा इसको। ये हमारे पास कौन सी एरर थी? 3rd नंबर पर आई थी हमारे पास लीस्ट काउंट एरर। क्लियर है? नोट कीजिएगा आप इसको। चलिए अब हम आगे चलते हैं चौथी एरर। आई होप आप लोगों को लीस्ट काउंट समझ में आया होगा। इन तीनों की लीस्ट काउंट आपको याद हो जानी चाहिए। स्केल की 0.1 सेंटीमीटर, कम से कम 0.1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हैं। वर्नियर स्केल की 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होती है और स्क्रू गोज की 0.001 सेंटीमीटर होती है। अगर इससे कम मेजरमेंट लेंगे तो एक एरर आएगी, उस एरर को लीस्ट काउंट एरर कहेंगे। ख़त्म बात, सीधी सी। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद हम एक छोटी सी टर्म समझेंगे, उसके बाद न्यू तरह की एरर की बात करेंगे। एक छोटी सी टर्म है हमारे पास, ट्रू वैल्यू। क्या है? ट्रू वैल्यू। इन सारी चीज़ों को इरेज कर देते हैं। ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं? ठीक है, ट्रू वैल्यू। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? कुछ नहीं, नाम से मत डरिए, बहुत सिंपल सी बात है। ट्रू वैल्यू बोलते हैं मीन वैल्यू को, मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। ठीक है, यानी हमारे पास मीन वैल्यू क्या होती है? मीन सबसे निकालना आता है। अगर हमने बहुत सारे मेजरमेंट लिए, सपोज हम वही एग्जांपल उठा लेते हैं। हम एक प्लॉट का हम एरिया मेज़र कर रहे थे। कितना था उस प्लॉट का एक्चुअल एरिया? 100 मीटर स्क्वायर। अब हमने A1 एरिया मेज़र किया, किसी दूसरे बंदे ने A2, किसी तीसरे बंदे ने A3, किसी चौथे बंदे ने A4, किसी पांचवें बंदे ने A5। अब हम किसका एरिया सही माने? किसका एरिया? सबको खुश करना है, सभी ने सही मेज़र किया, तो क्या कर लेते हैं? सबके एरियाज़ का हम क्या ले लेंगे? मीन ले लेंगे। उसके बाद जो एरिया आएगा उस एरिया को हम क्या कहेंगे? हाँ, ये एरिया तकरीबन सही है। उस एरिया को हम क्या कहेंगे? तकरीबन वो एरिया हमारा क्या है? सही एरिया है। उससे क्या होगा? ये बाकी के बंदे भी नाराज़ नहीं होंगे। अगर हम सपोज़ मैंने इसको सच कह दिया कि हाँ तेरा मेज़रमेंट सही है, बाकी के 3 बंदे जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे कि हमने भी तो सही मेज़र किया। अब हमें किसी को नाराज़ भी नहीं करना और बात समझ में आ रही है, और अपना काम भी चलाना है। तो हम क्या करेंगे? सबके एरियाज़ का हम क्या ले लेंगे? मीन ले लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? मीन वैल्यू कहलाएगी। उस मीन वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो मीन वैल्यू बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्लियर है बात? ठीक है, मीन वैल्यू इसको हम XM से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय XM। मीन वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XM से। ठीक है, सपोज हमारे पास लेट मेजर्ड वैल्यू जो है हमारे पास, वो सपोज एक ने X1 मेज़र किया, दूसरे ने X2, किसी तीसरा बंदा आया उसने X3 मेज़रमेंट लिया, किसी चौथे बंदे ने X4 मेज़रमेंट लिया। इसी तरह से बहुत सारे बंदे आ गए और मेज़रमेंट लेते मान लेते हैं N वाले बंदे ने XN मेज़रमेंट लिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इनमें से सबका एक कॉमन मेज़रमेंट, सबका एक आंसर देना है कि सब लोगों ने एक ही मेज़रमेंट लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम सबको नाराज़ ना करते हुए क्या करेंगे? सबकी वैल्यूज़ को लेंगे और उनका मीन निकाल देंगे। वो जो वैल्यू आएगी वो हमारी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कहलाएगी। तो ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? मीन सब लोगों को मालूम है, सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यानी XM = X1 + X2 + X3 + ... XN। कितने बंदे हैं? N बंदे हैं, डिवाइडेड बाय N।
सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो ट्रू वैल्यू कुछ नहीं है, ट्रू वैल्यू इज द मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। क्लियर है बात? ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं? मीन वैल्यू को। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यू तरह की एरर की। तीसरी एरर, चौथी एरर आएगी हमारे पास। ठीक है, चौथी एरर की बात करेंगे, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, चौथी एरर हमारे पास आएगी, जल्दी से नोट कीजिए इसको। एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे हम। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं पूरा ही। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? देखो एक सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये भी। द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू कह दो या ट्रू वैल्यू कह दो। द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू बोलेंगे हम फिजिक्स में, है ना। एरर की बात करेंगे तो मीन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू is called absolute error. Clear? The difference between true value and measured value is called absolute error. ठीक है, अभी समझाएंगे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। It is represented by डेल्टा x। इसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरी बात समझो कि एब्सोल्यूट एरर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास सपोज मेजर्ड वैल्यू जो थी x1, एक ने मेजर किया किसी चीज़ का एरिया, x1 किसी दूसरे ने मेजर किया, x2 किसी तीसरे ने, x3 किसी चौथे ने, x4 एंड सो ऑन। इसी तरह से n नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे पास, या n नंबर ऑफ बंदे थे, उन्होंने कितना मेजरमेंट लिया? xn मेजरमेंट लिया, है ना। बहुत सारे बंदे थे तो xn कर दिया हमने यहाँ पर। ये हमारे पास क्या है? मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, अब हमें क्या निकालनी है? एरर निकालनी है, यानी एब्सोल्यूट एरर। अरे सिंपल सी बात, देखो समझो। ठीक है, जैसे हमारे पास इसकी हमने पहले मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? xm इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू निकल कर आ गई है ना, ट्रू वैल्यू। अब देखो मेरी बात सुनो, एब्सोल्यूट एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है? ट्रू वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल वैल्यू, है ना। तकरीबन ये हमारा मेजरमेंट बिल्कुल सही होता है ना। तकरीबन ये हमारा मेजरमेंट तकरीबन एक्चुअल मेजरमेंट हमारा क्या होता है? ट्रू वैल्यू ही होता है, क्योंकि सबका मीन लेकर हम निकालते हैं, सब लोगों का आइडियाज़ का यहाँ पर हम मीन ले लेते हैं, और वो जो मेजरमेंट निकल कर आता है उसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। अब हमें क्या निकालनी है? इसके अंदर भी एरर आती है, क्योंकि सब बंदों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की थी मेजरमेंट लेने में। अब इसका मतलब मीन वैल्यू में भी थोड़ी बहुत तो गलती होगी भाई, मीन वैल्यू में भी। अब देखो, लेकिन हम क्या करते हैं? तकरीबन मीन वैल्यू को हम बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। ये हमारी मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू है। अब हमें सपोज इस वाले बंदे की बात करनी है। ये जो x1 बंदे ने जो मेजरमेंट लिया, इसने थोड़ा बहुत मेजरमेंट 19-20 का फ़र्क लिया था। बात समझ में आ रही है? इसने थोड़ा बहुत मेजरमेंट गलत लिया होगा, यानी इसके अंदर थोड़ी बहुत एरर आई होगी। तो एरर कितनी आई है? एरर कैसे निकालेंगे हम? वो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ट्रू वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे, या इसमें से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे। डिफरेंस का मतलब समझते हैं? डिफरेंस मतलब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना। डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि माइनस करना नहीं होता। डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना क्या कहलाता है? हमारा डिफरेंस। तो बहरहाल यहाँ तक क्लियर है। यानी ये जो हमने मीन वैल्यू निकाली, ये हमारे पास लगभग एक ट्रू वैल्यू, क्या एक सही वैल्यू है ना, हमारे पास तकरीबन सही वैल्यू है। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट वाले बंदे के मेजरमेंट में एरर निकालनी है। तो क्या एरर, ये या तो थोड़ा सा कम मेजर करेगा या थोड़ा सा ज़्यादा। बात समझ में? या तो थोड़ा सा कम मेजर करेगा या थोड़ा सा ज़्यादा मेजरमेंट लेगा। तो उस कम या ज़्यादा यानी कितनी एरर कर रहा है कैसे लेंगे? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, या तो इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे।
वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जो डिफरेंस होगा वही हमारी क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी। ठीक है, तो बहरहाल आ जाओ, बहुत बातें हो गई। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू थी, अब हमने ट्रू वैल्यू निकाली, अब हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर हर एक मेजरमेंट के अंदर होती है। x1 में भी कुछ एरर होगी, x2 में भी कुछ एरर होगी, x3 में भी कुछ एरर होगी, x4 में भी कुछ एरर होगी, x5 में भी कुछ एरर होगी, डॉट 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 xn में भी कुछ ना कुछ एरर होगी। तो सपोज हम इसमें x1 मेजरमेंट में क्या निकालना चाहते हैं, एरर निकालना, यानी एब्सोल्यूट एरर। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा x से। तो डेल्टा x, अगर हम वन वाले मेजरमेंट में निकालना चाह रहे हैं तो डेल्टा x1 हमारे पास एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। अब एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे कैसे, डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है, xm। अब डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, ये होता है डिफरेंस का सिंबल, है ना। डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू एंड दी मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू हमारे पास x1 है। अब इसमें से क्या करेंगे, जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर xm बड़ा होगा, x1 छोटा होगा, तो xm में से x1 को माइनस करेंगे। अगर x1 बड़ा होगा तो x1 में से xm को माइनस करेंगे, तब आएगा हमारा डिफरेंस। क्लियर है बात, डिफरेंस है ये, माइनस नहीं है। xm माइनस x1 मत कर देना, डिफरेंस है। या तो xm में से x1 माइनस होगा अगर xm बड़ा होगा, या फिर x1 में से xm माइनस होगा अगर x1 बड़ा होगा। इसी तरह से हम एब्सोल्यूट एरर लिख सकते हैं, किसमें, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट x2, यानी डेल्टा x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, xm डिफरेंस x2। क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू x2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा x3 हो जाएगा हमारा xm डिफरेंस x3। इसी तरह से हम एब्सोल्यूट एरर, ये हमारे पास क्या है, हेडिंग लगा लेना ऊपर, सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन x4 कितनी हो जाएगी, xm डिफरेंस x4। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन x5 क्या हो जाएगी, xm डिफरेंस x5 एंड सो ऑन। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन xn क्या हो जाएगी, xm डिफरेंस xn। क्लियर है बात। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होती है। एब्सोल्यूट एरर हर एक मेजरमेंट में होती है, हर एक मेजरमेंट में निकालते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है बात। तो एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। द डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू थी, हमने मेजर्ड वैल्यू से क्या करना है, ट्रू वैल्यू निकालनी है। ट्रू वैल्यू के बाद हम एब्सोल्यूट एरर लिख सकते हैं हर एक मेजरमेंट के अंदर। तो एब्सोल्यूट एरर इन x1 कितनी हो जाएगी, डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू xm डिफरेंस x1। एब्सोल्यूट एरर इन x2 डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू xm डिफरेंस x2। इसी तरह से हम निकालते जाएंगे और हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। क्लियर है बात। एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेल्टा x से। क्लियर है बात, क्योंकि ये डिफरेंस है, डेल्टा का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस। क्लियर है बात। आगे चलते हैं, अब हमारे पास एक और एरर आती है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर 5th नंबर पर आती है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर से आप समझ ही रहे होंगे इसका मतलब क्या है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का भी हम क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स is called mean absolute error. Mean absolute error. The mean of the absolute errors is called mean absolute error. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, it is represented by delta xm. डेल्टा एक्स एम, डेल्टा एक्स क्या होता था, एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर का मीन क्या होगा, एक्सएम। डेल्टा एक्सएम यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अगर हमारे पास सपोज फिर से लेट हमारे पास मेजर्ड वैल्यू x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। अगर हमें क्या निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तभी तो उसका मीन निकाल पाएंगे। एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू, है ना। तो ट्रू वैल्यू निकालेंगे XM। XM क्या हो जाएगा, मीन। ट्रू वैल्यू क्या होता है, मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, XM मिल जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, जब हमें ट्रू वैल्यू मिल चुकी होगी तो हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा x1 निकालेंगे। डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन दी, डेल्टा XM क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, है ना। डेल्टा x1 क्या हो जाएगा हमारा, XM डिफरेंस x1। डेल्टा x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, XM डिफरेंस x2। डेल्टा x3 हमारे पास क्या हो जाएगा, XM डिफरेंस x3। इसी तरह से हम निकालेंगे डेल्टा x4 हमारे पास क्या हो जाएगा, XM डिफरेंस x4 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम निकालेंगे डेल्टा XN। डेल्टा XN हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा XM डिफरेंस XN, डेल्टा XM डिफरेंस XN। अब हमें क्या लिखनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इन सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर का क्या ले लेंगे, मीन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा x क्या हुआ हमारे पास, डेल्टा x हमारे पास क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर, और इसका मीन तो डेल्टा XM। डेल्टा XM हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, इन सब का मीन ले लो, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा XN, ठीक है। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 डेल्टा XN डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर है क्या हमारे पास, डेल्टा XM, यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन कुल मिलाकर बात सीधी है। क्लियर है बात, तो इसको नोट कीजिएगा, ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर मिल चुकी। इसके बाद हम बात करते हैं 6 तरह की एरर है हमारे पास, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज रिलेटिव एरर, ठीक है, जो भी है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, जो भी नंबर आप काउंट कर लीजिएगा 6 नंबर पर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होती क्या है हमारे पास, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं इसकी। द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू is called relative error। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को हम और भी कहते हैं, रिलेटिव एरर का दूसरा नाम है और फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर को और क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो रेशियो किसका होता है, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू का, यानी अगर हम रिलेटिव एरर लिखना चाहते हैं, रिलेटिव एरर क्या होगा हमारे पास, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती थी, मीन वैल्यू, है ना। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू निकालनी होगी। ट्रू वैल्यू के बाद क्या निकालना होगा, एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा x5, इस तरह से। उसके बाद हमें उन सब का मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, डेल्टा XM, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी। और मीन एब्सोल्यूट एरर को हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एरर के बाद और 7th नंबर पर हम बात कर लेते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है, कुछ नहीं होती, रिलेटिव एरर को ही अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में लिख देते हैं तो क्या कहलाती है वो, परसेंटेज एरर। यानी रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज is called percentage error। रिलेटिव एरर को ही अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में लिख देते हैं तो क्या कहलाती है वो, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हमारे पास क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर, यानी दिस डेल्टा XM डिवाइडेड बाय XM इनटू 100।
इसको ही अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या कहलाएगी हमारी परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा XM बाय XM इंटू 100%। तो ये हुई हमारे पास एरर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। पहले इसको सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बाउंड करके रखो, नोट कीजिएगा इसको आप लोग। चलिए एक बार हम देखो न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा। न्यूमेरिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारे पास फॉर्मूले कहाँ से बनना स्टार्ट हुए भाई, ट्रू वैल्यू से। तो ट्रू वैल्यू से लेकर परसेंटेज एरर तक आपको हर एक पॉइंट टिप्स पर आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको ब्रीफली इसको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ब्रीफली रिवाइज करा देता हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे। इसके ऊपर भी एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, स्कूल लेवल पर क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए तो देखो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कहाँ से तैयार होगा, मैं आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से देखो। अगर हमारे पास मेजर्ड वैल्यू गिवन होगी, मेजर्ड वैल्यू हमें गिवन होगी, वैल्यू हमें क्या होगी, गिवन होगी। मेजर्ड वैल्यू हमें क्या होगी, गिवन होगी। सपोज मेजर्ड वैल्यू किसी भी चीज़ की, टाइम पीरियड की मेजर्ड वैल्यू गिवन होगी, मास की मेजर्ड वैल्यू गिवन होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेजर्ड, जो भी दिया हुआ हो उसको आप क्या मानेंगे, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। जो भी आपको दी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू। बहुत सारे मेजरमेंट आपको दिए होंगे अलग अलग बंदों के या अलग अलग सिचुएशन पर मेजरमेंट आपको दिए हुए होंगे, वो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होगी। ठीक है, अब मेजर्ड वैल्यू के बाद हमें क्या करना है, ट्रू वैल्यू निकालनी है ना। ये हमें मेजर्ड वैल्यू तो गिवन होगी। अगर आपसे मेजर्ड वैल्यू देकर क्या पूछे, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू है ना, तो हम क्या निकालेंगे, XM। तो मेजर्ड वैल्यू का डायरेक्ट मीन ले लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n। तो ये हमें क्या मिल चुकी, ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे। पूरा मेथड सिखा रहा हूँ मैं आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है, पूरा सीक्वेंस यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, ट्रू वैल्यू से। ये हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल्स का। तो मेजर्ड वैल्यू गिवन होगी, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू के बाद हम क्या निकालेंगे, बोलो, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी डेल्टा x1 निकालेंगे यहाँ से, डेल्टा x2 निकालेंगे यहाँ से, डेल्टा x3 निकालेंगे यहाँ से एंड सो ऑन, डेल्टा xn निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, हर किसी न्यूमेरिकल्स में हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn कैसे निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे, है ना। मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। ट्रू वैल्यू यानी XM डिफरेंस x2, XM डिफरेंस x3 एंड सो ऑन, XM डिफरेंस XN। हमने क्या निकाली यहाँ पर, क्या है ये सारी की सारी हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद हम फिर क्या करेंगे भाई, एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या करेंगे, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। यानी डेल्टा x का m यानी मीन ले लेंगे, यानी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस एंड सो ऑन, डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n। ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा XM डिवाइडेड बाय XM। ठीक है, इन दोनों का रेशियो। उसके बाद हम परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर किसको कहा जाता है, रिलेटिव एरर को अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में लिख देते हैं तो क्या आ जाती है हमारे पास, परसेंटेज एरर यानी डेल्टा XM डिवाइडेड बाय XM को ही अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, परसेंटेज एरर। तो ये बात हुई, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एरर एनालिसिस का। ठीक है, अब हम यहाँ से ट्रू वैल्यू से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। बाकी तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब हम यहाँ पर ट्रू वैल्यू से रिलेटेड, यानी यहाँ पर परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर या फिर एब्सोल्यूट एरर, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा एरर एनालिसिस का। आप लोग इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमने
एग्जाम्पल्स लिया एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 2.7, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो बेसिक्स एरर के ऊपर बेस्ड है। देखो इस एग्जाम्पल्स में क्या कहा, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हम सिंपल पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, आपकी घड़ी वगैरह में लगा होता है, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है ना, ये स्विंग करता है इस तरह से। तो सिंपल पेंडुलम का हमने क्या मेजर किया, वी मेजर द पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड हमने मेजर किया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना। ये ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, एक सेकंड में ये जो हमारा पेंडुलम है, एक सेकंड में ये अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया, टुवर्ड्स राइट, फिर टुवर्ड्स लेफ्ट कितना ऊपर गया, फिर मीन पोजीशन पर कितने टाइम में रिटर्न हुआ। यानी एक बात समझ में आ रही, कितने टाइम में ये अपनी मीन पोजीशन से पहले टुवर्ड्स राइट, फिर टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर लौट कर अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचा, उसको हम बोलते हैं एक ऑसिलेशंस। क्लियर। तो बहरहाल एक ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन का हमने एक ऑसिलेशन, फिर दूसरे ऑसिलेशन, तीसरे ऑसिलेशन, चौथे ऑसिलेशन, उसका हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। सक्सेसिव मेजरमेंट यानी हमने लगातार मेजरमेंट्स लिए। द रीडिंग turns out to be 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमें रीडिंग मिली सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की, है ना। T1, T2, T3, T4, T5, या हम अपने अकॉर्डिंग बात कर लेंगे X1, X2, X3, X4, X5। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट दी एब्सोल्यूट एरर। आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछी है, दूसरी आपसे पूछी है रिलेटिव एरर, तीसरी आपसे पूछिए परसेंटेज एरर। यानी हमसे तीन चीज़ें पूछी है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल पूरा सीक्वेंस हम अप्लाई करते जाएंगे और क्वेश्चन तो चुटकी में हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ सोचना समझना ही नहीं है भाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या रीडिंग दी हुई है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, या T1, T2, T3, T4, T5 मान लीजिए, या X1, X2। तो हमने X1 लिया हुआ है अपनी कैलकुलेशंस में, है ना। तो हमारे पास X1 कितना गिवन है भाई, 2.63 सेकेंड्स। X2 हमारे पास कितना गिवन है, 2.56 सेकेंड। X3 हमारे पास कितना गिवन है, 2.42 सेकेंड। X4 हमारे पास कितना गिवन है, 2.71 सेकेंड। X5 हमारे पास कितना गिवन है, 2.80 सेकेंड। ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। तो कहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, एब्सोल्यूट एरर पहुँचने से पहले हमें क्या निकालना होगा, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, XM। ठीक है, XM हमारे पास कितनी आएगी, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय, यानी X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 डिवाइडेड बाय कितने, ऑफ सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आप लोग इन सब का सम कीजिएगा, इन सब का सम देखो कितना आता है, नोट कीजिएगा इन सब लोगों का, इन सब का सम कितना आता है। इन सब का सम आप जब करेंगे, इन पाँचों की पाँचों रीडिंग का सम करेंगे तो आएगा 13.12 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है बात। XM जब आप इसको डिवाइड करेंगे 13.12 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास वैल्यू आएगी 5 to the 10 मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ 2.62। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो XM हमारे पास कितनी आ चुकी, 2.62। अभी हमने ट्रू वैल्यू निकाली। अब हमें कहाँ तक जाना है भाई, हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है। तो जब हमने क्या निकाली, ट्रू वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे भाई, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स आपसे पूछी थी। एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती है हमारे पास, डेल्टा X1 निकालेंगे, डेल्टा X2 निकालेंगे, डेल्टा X3 निकालेंगे, डेल्टा X4 निकालेंगे, डेल्टा X5 निकालेंगे। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स हो गई। ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स। तो हम क्या निकालेंगे अब, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू एंड दी मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब डिफरेंस लेंगे, अब देखो क्या लेंगे, डिफरेंस, यानी XM
डिफरेंस x1, xm डिफरेंस x2, xm डिफरेंस x3, xm डिफरेंस x4, xm डिफरेंस x5। अब डिफरेंस का मतलब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है ना। अगर xm बड़ा होगा तो xm में से x1 को माइनस करेंगे, अगर x1 बड़ा होगा तो x1 में से xm को माइनस करेंगे। डिफरेंस का सिंबल यही है, ठीक है। तो चलिए अब देखो xm हमारे पास कितना है 2.62 और x1 कितना है 2.63। कौन बड़ा है इन दोनों में से, x1 में से और xm में से? x1 बड़ा है 2.63 और ये 2.62, तो किस में से किसको माइनस करेंगे? x1 में से xm को माइनस करेंगे। डिफरेंस का मतलब समझ में आई बात, यानी x1 माइनस xm। क्लियर? अच्छा, अब x1 माइनस xm, x1 कितना है 2.63 माइनस xm कितना है 2.62। इसको जब आप माइनस करेंगे, माइनस कर लो 2.63 में से 2.62 को, 3 में से 2 1 0.1 कितना आएगा 0.01। ठीक है। डेल्टा x1 हमारे पास कितना आया 0.01, यानी मेजरमेंट x1 में एब्सोल्यूट एरर कितनी आई आपके पास 0.01। इसी तरह से हम निकालेंगे डेल्टा x2 यानी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट 2। अब इन दोनों में से देखो कौन बड़ा है, x2 बड़ा है या xm बड़ा है? इस बार xm बड़ा है, तो अब xm में से, डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, xm में से x2 को माइनस करेंगे। xm कितना है 2.62 में से किसको माइनस करेंगे? 2.62 में से 2.56 को माइनस करेंगे। 2.56 को माइनस कर लो, 12 में से 6 गए, कितने बचेंगे हमारे पास 6। ठीक है, 5 में से 5 0 यानी 0.06। ये हमारे पास डेल्टा x2 की वैल्यू मिल चुकी। उसके बाद हम निकालेंगे कितना, डेल्टा x3 निकालेंगे। डेल्टा x3 हमारे पास कितनी आएगी, डेल्टा x3 किस में से किसको माइनस करेंगे बताइए? डेल्टा xm हमारे पास 2.62 है, डेल्टा x3 है 2.42। कौन बड़ा है? डेल्टा xm बड़ा है। डेल्टा xm में से x3 को माइनस करेंगे इस बार, यानी xm माइनस x3। xm में से x3 को माइनस करेंगे। xm कितना है 2.62 में से x3 को माइनस करेंगे 2.42 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 में से 2 0, 6 में से 2 4 2 यानी 0.20 आएगा हमारे पास। इसी तरह से हम निकालेंगे डेल्टा x4। डेल्टा x4 कैसे निकालेंगे? xm और x4 का डिफरेंस लेकर। कौन बड़ा है इस बार? x4 बड़ा है ना, 2.7 बड़ा है 2.62 से। अब क्या लिखेंगे? x4 माइनस xm। x4 कितना है 2.71 माइनस xm कितना है 2.62। कितना आएगा हमारे पास? 11 में से 2 9, 6 में से 6 0.09 आएगा। क्लियर है बात? अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन दी मेजरमेंट 5 यानी x5। डेल्टा x5 किसमें किस का डिफरेंस लेंगे? xm और x5 का। कौन बड़ा है इस बार? x5 बड़ा है, तो x5 माइनस xm होगा। क्या होगा? x5 माइनस xm होगा। x5 कितना है 2.80, xm कितना है 2.62। कितना आएगा? 10 में से 2 8, 10 में से 2 8 और 7 में से 6 1 0.18। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका एब्सोल्यूट एरर। अब हमें क्या निकालनी है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर किसका रेशियो होता है भाई? मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी। अरविंद सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर का हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले? इधर देख लेते हैं हम। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ठीक है, यानी हम निकालेंगे डेल्टा xm। किसको निकालने के लिए? रिलेटिव एरर क्या होती है भाई? अभी तो बताया था रिलेटिव एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर RE क्या होती है? डेल्टा xm डिवाइडेड बाय xm। तो हमें क्या चाहिए होगा? xm यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी हम निकालेंगे डेल्टा xm। क्या होगा? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 डिवाइडेड बाय 5। तो डेल्टा x1 कितना आया हमारे पास? 0.01 प्लस डेल्टा x2 0.06 प्लस डेल्टा x3 0.20 प्लस डेल्टा x4 कितना आया?
0.09 प्लस डेल्टा x5 0.18 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इन सब का आप सम कीजिएगा। इन सब का सम करने के बाद देखो कितना आता है, जल्दी से सम कीजिए फटाफट फटाफट। देखिएगा इन सब का सम कितना आता है आपके पास, कितना आता है 0.0.0.0 कितना आएगा 0.54 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इन सब का सम करेंगे कितना आएगा 0.54 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा 0.54 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा देखो जल्दी से 0.1 तकरीबन 0.11 के आप आसपास आएगा। जब आप पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 लगाएंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 0.11 के आसपास आएगा। ये हमारे पास क्या मिला, डेल्टा एक्सएम। क्लियर है बात, डेल्टा एक्सएम हमें मिल चुका। ठीक है, डेल्टा एक्सएम। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे डेल्टा एक्सएम के बाद, डेल्टा एक्सएम के बाद हम किस चीज़ की बात करेंगे, अब हम निकाल सकते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होगी, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होती है बोलो, डेल्टा एक्सएम डिवाइडेड बाय एक्सएम। तो डेल्टा एक्सएम हमें मिल चुका ऑलरेडी 0.11। एक्सएम हमारे पास कितना है 2.62। ठीक है, पॉइंट हटाकर इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, चेक करो कितना आएगा, जल्दी से डिवाइड करो 0.11 को 2.62 से। कितना आएगा चेक करो जल्दी से, ये हमारे पास आएगा 0.041। कितना आएगा 0.041। कितना आएगा रिलेटिव एरर 0.041। क्लियर है बात। अच्छा अब हमें क्या निकालनी थी, फिफ्थ पार्ट में परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देख लो परसेंटेज एरर हमारे पास क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी डेल्टा एक्सएम डिवाइडेड बाय एक्सएम इंटू 100। ठीक है, डेल्टा एक्सएम हमारे पास कितना आया, डेल्टा एक्सएम हमारे पास कितना है 0.041 इंटू 100, यानी हमारे पास तकरीबन कितनी आ जाएगी 4.1%। ठीक है, तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ एरर एनालिसिस का। ठीक है, तो हमें मेजर्ड वैल्यू गिवन होगी, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर पूछेगा, तो स्टेप बाय स्टेप्स हमें चलते जाना है और आंसर आपको मिलते जाएंगे। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, प्लस माइनस ही तो करना है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी तो फिजिक्स आप पढ़ेंगे, क्लास 11th में पहुँचे हैं तो आपको फिजिक्स, असली फिजिक्स अभी आएगी, एक दो लेक्चर के बाद आपको असली फिजिक्स मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात हुई। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पर, आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है। एक क्वेश्चन दे देते हैं हम आप लोगों को, आप लोग होमवर्क करेंगे और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आपको क्वेश्चंस में गिवन है इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर आर, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर आर, मैं आपको वैल्यूज दे देता हूँ, आंसर भी बता देता हूँ, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.28,